बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेल। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली को मॉर्बिड ओबेसिटी है जो कि एक क्रोनिक मेंटल और फिजिकल इलनेस है जिस वजह से इंसान बहुत मोटा हो जाता है। चार्ली चल नहीं सकता, इसीलिए वो हमेशा घर पर रहता है। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंग्लिश राइटिंग की क्लासेस देता है, पर क्लासेस के दौरान वो कभी अपने वेबकैम को ऑन नहीं करता क्योंकि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे चार्ली को दूसरे लोगों का सामना करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। और अब जब चार्ली क्लास ले रहा होता है तभी उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा उसके साथ अक्सर होता है और ये उसकी बीमारी यानी कि ओबेसिटी की वजह से होता है। और अब चार्ली को लगता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। चार्ली उसे एक पेपर देता है और कहता है कि इसे पढ़ो। वो लड़का उसकी बात मानकर उस पेपर को पढ़ने लगता है जिससे चार्ली का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ये लड़का बताता है कि मेरा नाम थॉमस है और मैं चर्च से यानी कि मिशनरी से आया हूँ। मैं घर घर जाकर धर्म का प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे पेपर पढ़ने के लिए क्यों दिया, इसमें क्या लिखा है। चार्ली बताता है कि इसमें मेरा फेवरेट एसे है। भी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम लिज है जो कि चार्ली की नर्स और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। वो चार्ली का चेकअप करती है। वो कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि तुम अपने हार्ट को चेक करवा सको। चार्ली साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं मेडिकल के खर्चे नहीं उठा सकता। थॉमस ये सब कुछ सुन रहा होता है। लिज उससे पूछती है कि तुम कौन और कहां से आए हो। थॉमस बताता है कि मैं न्यू लाइफ चर्च की तरफ से आया हूं और अब हम चार्ली की मदद करना चाहते हैं, ईश्वर का संदेश उस तक पहुंचाना चाहते हैं। वो कहती है कि तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। जिस चर्च से तुम आए हो उस चर्च को हम अच्छे से जानते हैं। उसी चर्च में चार्ली का दोस्त भी था जो चार्ली से बहुत प्यार करता था। चार्ली भी उसके बहुत क्लोज था। उस चर्च की वजह से चार्ली के दोस्त की जान चली गई जिस वजह से चार्ली बहुत डिप्रेशन में आ गया, जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई। ये सारी बातें सुनकर थॉमस यहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है और चार्ली वॉकर लेकर अपने बेड की तरफ जाता है। वो बिना वॉकर के चल नहीं सकता, साथ ही उसका वजन इतना ज्यादा है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। किसी तरह से वो बेड पर लेट जाता है। अब अगली सुबह उठने के बाद सबसे पहले इंटरनेट पर वो अपनी बीमारी के बारे में पढ़ता है। उसे समझ में आ चुका है कि अब वो बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, पर इस बात से चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हर रोज की तरह वो अपने डेली के रूटीन को फॉलो करता है, साथ ही बाहर बर्ड्स के लिए खाना भी रखता है। और अब वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया है। तभी उसके घर में एक लड़की आती है जिसका नाम एली है। दरअसल ये चार्ली की बेटी है। चार्ली अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है पर उसकी बेटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि आज से 8 साल पहले चार्ली उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चला गया था क्योंकि वो एलन नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करता था। यहाँ उसकी बेटी आज भी उससे बहुत बदतमीजी से बात करती है, लेकिन चार्ली उसकी बात का बुरा नहीं मानता। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हर रोज तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उसकी बेटी कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी करनी है। चार्ली कहता है कि मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बेटी यहाँ पर रोज नहीं आना चाहती। जिसके बाद चार्ली कहता है कि मैंने पिछले 10 सालों से पैसे बचाए हैं, मेरे अकाउंट में $1,20,000 है। अगर तुम अपनी मॉम को बिना बताए हर रोज यहाँ पर आओगी तो ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। एली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें बिना वॉकर के सहारे के चलकर मुझ तक आना होगा। वो उसके वॉकर को हटा देती है। चार्ली जानता है कि वो बिना वॉकर के चल नहीं सकता, फिर भी अपनी बेटी के लिए वो अपनी सीट से खड़ा होता है, पर जल्दी वो वहां पर गिर जाता है। जिसके बाद उसकी बेटी वहां से चली जाती है। जिसके बाद चार्ली की नर्स जो उसकी दोस्त भी है जिसका नाम लिज है, वो चार्ली के पास आती है। वो देखती है कि वहां पर एक एसे का इंग्लिश का पेपर है जिसे पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि ये उसकी बेटी का है। लिज चार्ली से कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तो उसमें एक कंडीशन थी कि तुम अपनी बेटी से हमेशा दूर रहोगे, तुम उससे नहीं मिलोगे और अगर तुम उससे मिले तो तुम्हारे ऊपर एक बार फिर से केस हो सकता है। चार्ली कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर लिज चुप हो जाती है और अब लिज के जाने के बाद चार्ली अपने दोस्त एलन की फोटो देखता है जिससे वो प्यार करता था
और उसका मन करता है कि वो उस कमरे में जाए जहां पर वो एलन के साथ रहा करता था। वो उस कमरे के बाहर जाता है, पर इससे पहले कि वो लॉक खोल पाता चाबी नीचे गिर जाती है। चार्ली चाबी नीचे से नहीं उठा सकता, हालांकि वो बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद चार्ली को वापस जाना पड़ता है। अब कुछ देर के बाद उसकी बेटी एली आती है। दरअसल उसकी बेटी एली ने उसकी कंडीशन को मान लिया था। चार्ली उसकी पढ़ाई में यहाँ पर मदद करेगा, साथ ही अपने पिछले 10 साल की सेविंग्स यानी कि $1,20,000 भी देगा। चार्ली अब अपनी बेटी की ऐसे में मदद करता है जिसमें उसकी बहुत सारी गलतियां होती है। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश भी करता है और एली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो अपने मोबाइल में बिजी रहती है। जिसके बाद चार्ली पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो हमेशा नशे में रहती है और तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। आज से 8 साल पहले तुम हमें छोड़कर चले गए थे, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं था। तुम्हें अब हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी वो अपनी बेटी से कुछ नहीं कहता। वो उसे एक नोटबुक देता और कहता है क्या तुम मेरे लिए कैसे लिख सकती हो, और खुद बाथरूम में चला जाता है जहां पर वो बहुत रोता है क्योंकि आज उसे अपने उस दोस्त एलन की याद आ गई थी। साथ ही अपनी बेटी की इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाता। एली बाहर ये सब कुछ सुन लेती है और अब वो गुस्से से यहाँ से जा रही होती है। तभी मिशनरी का वही लड़का जिसका नाम थॉमस है वो दरवाजे पर आ जाता है। वो उसे पूछती कि तुम कौन हो। थॉमस बताता है कि मैं चर्च की मिशनरी में काम करता हूँ, मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ, मैं उसे बाइबल की वर्स सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसकी बातें सुनकर एली को गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। दरअसल वो इस तरह के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो धर्म की, ईश्वर की बहुत बातें करते हैं। अब थॉमस चार्ली के पास बैठकर उसे बाइबल की वर्स सुनाना शुरू कर देता है। चार्ली उसे बताता है कि मुझे पूरी बाइबल मुंह जुबानी याद है और वो उसे बाइबल की वर्स सुनाता है, जो सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चार्ली कहता है कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, और वो उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर चाबी गिरी हुई होती है। वो थॉमस से कहता है क्या तुम मेरे लिए इस चाबी को उठा सकते हो। थॉमस चाबी उठाकर उसे दे देता है, जिसके बाद वो उस कमरे को खोलता है जो कि एलन का है, जहाँ पर वो एलन के साथ रहा करता था। तभी यहाँ पर लिज आ जाती है जो चार्ली के लिए व्हील चेयर लाई होती है, क्योंकि अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वो एक ही जगह बैठा रहता है और व्हील चेयर से वो बाहर भी जा सकता है। व्हील चेयर को देखने के बाद चार्ली बहुत खुश होता है। लिज थॉमस से कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर आओ। थॉमस उसके साथ बाहर जाता है। लिज कहती है कि आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। थॉमस कहता है कि मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ। लिज कहती है कि चार्ली की आज जो भी हालत है उसके लिए तुम्हारा चर्च ही जिम्मेदार है। तुम्हारे चर्च की वजह से मैंने और चार्ली ने बहुत सहन किया है। मेरा भाई जिसका नाम एलन था, चार्ली और एलन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जो बात मेरे डैड को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को घर से निकाल कर चर्च भेज दिया गया, जहाँ पर मेरे भाई को बहुत प्रेशर में रखा गया, क्योंकि हमारे रिलीजन में 2 लड़कों की इतनी गहरी दोस्ती, उनकी इतनी नजदीकी गलत समझी जाती है। और जब मेरे भाई को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इस बात को चार्ली बर्दाश्त नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती चली गई, और आज जो भी उसकी कंडीशन है उसके पीछे चर्च ही जिम्मेदार है। इसीलिए अब तुम यहाँ कभी मत आना। अब चार्ली भी यहाँ पर आ जाता है, जिसने लिज की और थॉमस की बातें सुन ली थी। वो थॉमस को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, जिसके बाद लिज भी अंदर आ जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद लिज को जाना पड़ता है, और जब थॉमस अकेला घर में होता है तो वो उस रूम में जाता है जिस रूम में एलन रहा करता था। वहां जाकर वो एलन की चीजों को देखता है। वो एलन को आज बहुत याद करता है। जिसके बाद वो बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वो नोटबुक जो उसने अपनी बेटी एली को दी थी, एली ने उसमें 3 लाइंस लिखी है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरे डैड का कमरा घर बहुत ही बदबूदार है, मैं सबसे नफरत करती हूँ। ये सब बातें पढ़ने के बाद चार्ली को बहुत हंसी आती है और ज्यादा हंसने की वजह से उसका दिल बंद होना शुरू हो जाता है। पर वो उन्हीं लाइंस को, उसी पेपर को, उसी ऐसे को पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, जो पेपर उसने थॉमस को पढ़ने के लिए दिया था। और अब अगले दिन जब एली आती है, चार्ली एली से कहता है कि मैंने तुम्हारी लाइंस को पढ़ा, तुमने बहुत अच्छा लिखा, तुम्हें और भी लिखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस बात का गुस्सा तुम्हें दूसरों पर नहीं निकालना चाहिए, तुम्हें दूसरों से नाराज नहीं रहना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर एली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में भी बहुत दर्द है
और अब वो अपने डैड से कहती है कि अक्सर लोगों को बड़े होने पर पता चलता है कि उन्हें किससे नफरत करनी और किससे नहीं, पर तुम्हारी वजह से मुझे ये सब कुछ बचपन में समझ में आ गया था, जब तुम एलन की वजह से, जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, हमें छोड़कर चले गए थे। तुमने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। चार्ली बताता है कि मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट की वजह से, तुम्हारी मॉम की वजह से मैं कभी तुमसे मिल नहीं पाया। एली कहती है कि अगर तुमने सच्चे दिल से कोशिश की होती तो तुम मुझसे जरूर मिलते। इसके बाद वो किचन में चली जाती है और चार्ली से पूछती है, क्या तुम सैंडविच खाना चाहते हो? ये सुनकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है कि आज उसकी बेटी उसके लिए सैंडविच बनाएगी। जल्दी वो सैंडविच बनाकर लाती है। चार्ली सैंडविच खा लेता है, जिसके बाद वो गहरी नींद में चला जाता है। दरअसल उसकी बेटी एली ने सैंडविच में नींद की गोलियां मिला दी थी और अब वो उस कमरे में जाती है जो कि एलन का है, जहां पर हमेशा लॉक लगा रहता है। तभी दरवाजा नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर थॉमस होता है, जो कि चार्ली की मदद करने के लिए यहाँ पर अक्सर आता है। वो थॉमस को अंदर ले आती है। थॉमस देखता है कि चार्ली गहरी नींद में है। एली उसे बता देती है कि मैंने उनके सैंडविच में नींद की दवा मिला दी थी। ये सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है। वो यहाँ से जाने लगता है, पर एली उसे जाने नहीं देती। अपनी बातों में फंसा कर उसे स्मोक करवाती और उसका वीडियो बना लेती है। और अब एली उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चर्च की तरफ से नहीं हो। मैं इस वीडियो से क्या कर सकती हूँ तुम अच्छे से समझ सकते हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। ये सुनकर थॉमस वहां से एलन के कमरे में चला जाता और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। एली भी दरवाजे के बाहर बैठ जाती है और वो पूछती है कि तुम कौन हो? थॉमस बताता है कि मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं दूसरे शहर में चर्च के लिए काम किया करता था, लेकिन वहां पर चर्च के काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं वहां पर यूथ ग्रुप का मेंबर था और एक दिन मैंने यूथ ग्रुप के सारे पैसे चुराए और वहां से भागकर यहाँ पर आ गया और अपने तरीके से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। दरअसल एली ने उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है। वो थॉमस से कहती है कि तुम वापस चले जाओ। थॉमस कहता है कि मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल देंगे क्योंकि मैंने चोरी की थी, और अब वो कमरे से बाहर आ जाता है। तभी दरवाजे पर लिज और एली की मॉम आ जाते हैं। दरअसल लिज एली की मॉम को यहाँ पर चार्ली से मिलने के लिए लाई होती है। यहाँ लिज देखती है कि चार्ली बेहोश है। उसे पता चल जाता है कि एली ने उसके सैंडविच में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। इस किसी तरह से चार्ली को होश में लाती है। चार्ली की पत्नी यानी कि एली की मॉम लिज पर आरोप लगाती है कि तुम चार्ली के साथ इसलिए हो ताकि उसके मरने के बाद उसके सारे पैसे तुम्हें मिल जाएं। लिज कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, चार्ली के पास कोई पैसा नहीं है। वो कहती है कि नहीं, चार्ली के पास लाखों डॉलर्स है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और चार्ली पर गुस्सा करती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपना मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते? मैं एक एक पैसा जोड़कर तुम्हारे लिए चीजें लाती हूँ। ये कहकर लिज गुस्से से वहां से चली जाती है। एली एक बार फिर से अपने पिता चार्ली से बदतमीजी कर रही होती है, जिस पर उसकी मॉम उसे डांट कर यहाँ से जाने के लिए कहती है। एली इस जगह से चली जाती है, जिसके बाद चार्ली की वाइफ उसे कहती है कि जानबूझकर मैंने तुम्हें कभी एली से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही रूड है। अगर वो तुमसे पहले मिलती तो अब तक तुम जिंदा नहीं रहते। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बस मुझसे नाराज है। जिसके बाद उसकी वाइफ उसे इंटरनेट पर कुछ फोटोज दिखाती है जो कि चार्ली की होती है, और वहां पर बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही भद्दे कमेंट्स होते हैं जो कि उसी की बेटी ने किए होते हैं। चार्ली ये देखकर बहुत सैड हो जाता है और अब ये दोनों के दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। चार्ली कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सब उसे दे दूंगा। उसकी वाइफ कहती है कि ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और रोज की तरह आज भी यहाँ पर पिज्जा डिलीवरी वाला आता है। चार्ली को उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि चार्ली पैसे बाहर रख देता था और वो उसका पार्सल वहीं पर छोड़कर चला जाता था। लेकिन आज पहली बार चार्ली अपनी डिलीवरी लेने खुद जाता है। पिज्जा बॉय जब उसे देखता है तो डर कर भाग जाता है। चार्ली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए वो सारा का सारा पिज़्ज़ा खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार बिखर गया, साथ ही एलन भी उसे छोड़कर चला गया। इसीलिए वो अपने आप को सजा दे रहा होता है। वो बहुत सारा खाना खा लेता है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है, जो दरअसल एली को ढूंढ रहा होता है। चार्ली उससे पूछता है कि तुम एली को क्यों ढूंढ रहे हो। वो बताता है कि पिछली बार एली से मेरी जो बातें हुई थी उसने सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था,
जिसके बाद उसने मेरे माता पिता को ढूंढा और उन्हें वो पूरी रिकॉर्डिंग सुना दी। अब मेरे माता पिता मुझे घर वापस बुलाना चाहते हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं एली को थैंक्स कहना चाहता हूँ। अपनी बेटी के इस काम से चार्ली को बहुत खुशी होती है। इसके बाद थॉमस बाइबल निकालता है जो कि चार्ली के दोस्त एलन की होती है। थॉमस कहता है कि एलन ने जो कुछ किया था वो गलत था, इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई और तुम्हें भी उसी चीज की सजा मिल रही है। ये सुनने के बाद चार्ली को बहुत दुख होता है। वो थॉमस से कहता है क्या किसी इंसान से प्यार करना गलत है? क्या गे होना सबसे बड़ा गुनाह है? इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद चार्ली थॉमस से कहता है कि तुम अपने माता पिता के पास वापस लौट जाओ। थॉमस यहाँ से चला जाता है। अगले दिन चार्ली जब अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा होता है तो वो उनसे कई सवाल पूछता है जिसका हर कोई सही जवाब देता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टीचर है। और आज पहली बार चार्ली अपने सभी स्टूडेंट्स को अपना चेहरा, अपनी बॉडी दिखाता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। चार्ली कहता है कि हमेशा सच का हमें सामना करना चाहिए, हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने लैपटॉप को तोड़ देता है और अब लिज यहाँ पर आती है। लिज चार्ली से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपना इलाज करवा सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं। लेकिन चार्ली मना कर देता है। वो कहता है कि एलन के साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल एलन की मौत के लिए कहीं ना कहीं वो खुद को भी जिम्मेदार समझता है। लिज उसे समझाती है कि अगर तुम उसकी जिंदगी में ना आए होते तब भी शायद एलन के साथ यही होता। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बल्कि तुम्हारे उसकी जिंदगी में आने के बाद उसने जिंदगी में कुछ अच्छे दिन जिए। अब यहाँ पर एली आ जाती है जो बहुत गुस्से में होती है। लिज उसे बताती है कि शायद अब तुम्हारे पिता चार्ली का आखिरी वक्त आ चुका है, तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। वो कहती है कि मैं अपने डैड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। लिज इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। एली कहती है कि जो ऐसे तुमने मेरे लिए लिखा था उसकी वजह से मैं फेल हो चुकी हूँ। चार्ली पूछता है क्या तुमने उस ऐसे को, उस पेपर को पढ़ा? वो कहती है कि नहीं। वो कहता है क्या तुम उसे एक बार पढ़ना चाहोगी? और अब वो उसे पढ़ती है। चार्ली बताता है कि वही ऐसे वही कहानी है जो तुमने 8th स्टैंडर्ड में लिखा था और आज तक इससे ऑनेस्ट कहानी मैंने कभी नहीं पढ़ी। जब भी चार्ली को दिल का दौरा पड़ता था, उसका दिल बंद होने लगता था, तो वो इसी पेपर को दूसरों से पढ़वाता था या खुद पढ़ता था, जिसके बाद उसकी हालत पहले से ठीक हो जाती थी। और अब वो अपनी बेटी एली से कहता है क्या तुम मेरे लिए एक बार इस कहानी को लाउड पढ़ सकती हो? दरअसल ये कहानी एक व्हेल मछली को बचाने के बारे में होती है और अब वो जानती है कि उसके पिता का शायद आखिरी वक्त आ चुका है, इसीलिए वो रोने लगती है। यहाँ पर चार्ली एली को बताता है कि जब भी उसे कोई परेशानी होती थी तो हमेशा वो इसी कहानी को, इसी लेटर को पढ़ा करता था, जिससे वो बहुत हद तक रिकवर हो जाता था। और अब वो एली को बहुत सारी बातें बताता है जो उसके दिल में होती है। साथ ही वो एली से कहता है क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? ये कहते कहते चार्ली के दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो अपने पिता की ऐसी हालत नहीं देख पाती, इसीलिए वहां से जा रही होती है। चार्ली अपनी बेटी से कहता है कि प्लीज आखिरी बार मेरे लिए ये कहानी पढ़ दो। उसकी बात मानकर वो कहानी पढ़ना शुरू कर देती है। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और अब चार्ली खड़ा होने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो खड़ा हो जाता है और आज कई सालों के बाद वो बिना सहारे के खड़ा हुआ है। उसे पता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है। वो धीरे धीरे अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है, साथ ही अपने अतीत के पलों को याद करता है। उसकी बेटी उसके लिए पूरी कहानी पढ़ देती है, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक सुकून होता है और अगले पल उसकी पूरी बॉडी हवा में उड़ जाती है, जो इस बात को दर्शाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पर चार्ली बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी बेटी के साथ था। दरअसल ये पूरी कहानी एक पिता और बेटी के प्यार के बारे में है, जहाँ पर एक पिता अपनी बेटी को वापस तो पाना चाहता है, लेकिन अब उसकी बेटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि 8 साल पहले चार्ली अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था क्योंकि वो एक गे है, जिस वजह से उसे अपनी बेटी से भी दूर रहना पड़ा। पर अब उसे अपनी गलती का एहसास है, जिसे वो सुधारना चाहता है। साथ ही उसके दिल में इतना गिल्ट है, जिस वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करवाता, क्योंकि उसे एहसास है कि उसकी मृत्यु में ही उसकी मुक्ति है। वहीं उसकी बेटी जो सबके लिए बहुत बुरी है, लेकिन हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। अंदर से अब भी वो एक मासूम है, अच्छी इंसान है। शायद असल जिंदगी में भी ऐसा होता है, जहाँ कई लोग अपने वक्त और हालातों के चलते बुरे बन जाते हैं, लेकिन अंदर से वो बुरे नहीं होते। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।